मैंने हमेशा देर रात की सैर का आनंद लिया है। स्थिरता में कुछ ऐसा है जो सब कुछ सरल बना देता है। मैं पेशे से वेल्डर हूँ। इसे करते हुए 40 से अधिक साल हो गए हैं। मैं एक बड़े फार्म पर अकेला रहता हूँ, बस मैं और मेरा कुत्ता बॉसली। घर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी पत्नी मारिया के गुजर जाने के बाद मैं इसे छोटा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मेरे बच्चे कई साल पहले चले गए और जब से कैंसर ने उसे छीन लिया तब से बस मैं और बॉसली ही हैं। एक रात दुकान में लंबे दिन के बाद मैंने टहलने का फैसला किया। मेरी संपत्ति काफी बड़ी है, इसीलिए सिर्फ एक चक्कर ही मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए काफी होता है। हवा ठंडी थी और बॉसली मेरे साथ साथ चल रहा था। कभी कभी मुझे लगता है कि वह मुझे मुझसे ज्यादा पसंद करता है। मैंने उस रास्ते पर सैकड़ों बार चला है, लेकिन जब मैं घर की ओर वापस जा रहा था तो कुछ मेरी नजर में आया। मैंने ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देखा, जो उस बेडरूम से बाहर की ओर देखती है जिसे मारिया और मैं साझा करते थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने कुछ हिलते हुए देखा। मैं वहीं रुक गया, उस खिड़की की ओर घूरते हुए। वहां किसी के होने की कोई वजह नहीं थी। मैं वर्षों से उस कमरे में नहीं गया था, खुद को जाने नहीं दे सकता था। मेरे खून में उबाल आ गया यह सोचकर कि कोई अजनबी मेरे घर में घुस आया है। मैं इसे सहन नहीं करने वाला था। मैं अंदर भागा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और ऊपर की ओर दौड़ा। कमरा खाली था, जैसे मैंने उसे छोड़ा था। कहीं भी कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं काफी डर गया था, लेकिन मैं गुस्से में ज्यादा था। मैं इस तरह की चीजों को हल्के में नहीं लेता था। मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा देखा जो वहां नहीं था। मैं वहां कुछ देर तक खड़ा रहा, मूर्ख महसूस कर रहा था, लेकिन मैं इस भावना को नहीं हटा सका कि कुछ वहां था। अगली रात मैं बोसली के गुर्राने की आवाज से जागा। वह एक अच्छा कुत्ता है, कभी नहीं भौंकता जब तक कि भौंकने की कोई वजह न हो। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर सुनने लगा। तभी मैंने ऊपर से चरमराहट की आवाज सुनी। ये मेरे पुराने घर की आवाजें हो सकती थीं, लेकिन मेरा दिमाग सीधे उन कदमों की ओर गया जो मेरे ठीक ऊपर से आ रहे थे। मुझे यकीन है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ठीक ऊपर कौन सा कमरा है। मैंने नीचे से अपनी शिकार राइफल लेने पर विचार किया, लेकिन इतना आगे नहीं जाना चाहता था। अगर बात वहीं तक आती तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जो भी ऊपर था उसे हाथों से निपटा सकता था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और जांचने गया। फिर से कुछ नहीं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, बिना छेड़छाड़ के। इस बिंदु पर मेरा गुस्सा निश्चित रूप से चिंता में बदलने लगा था। घर में कुछ सही नहीं लग रहा था। अगली रात मैं नीचे आया और देखा कि रसोई की लाइट्स जल रही थीं। मुझे पता है कि मैंने सोने से पहले उन्हें बंद कर दिया था। मैं लाइट्स जलती नहीं छोड़ता। अब कोई सवाल नहीं था, कोई मेरे घर में था। मैं घबरा गया। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे लगता है कोई छुपकर घूम रहा है। वे आए, घर को ऊपर से नीचे तक खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे इसके बारे में अच्छे थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे उनकी जरूरत हो तो फिर से कॉल करूं, लेकिन मुझे लगा कि वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अगली रात अब तक की सबसे बुरी थी। मैं सो नहीं सका, इसलिए मैंने ऊपर जाकर फिर से बेडरूम की जांच करने का फैसला किया। मुझे नहीं पता क्यों। शायद मैंने सोचा कि इससे मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं जम गया। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, मारिया के कपड़े। मैंने उन्हें उसके मरने के बाद पैक कर दिया था। अब वे हर जगह थे। ऐसा कुछ बस यूं ही नहीं होता। और फिर मैंने उसे देखा। दरवाजे में एक महिला खड़ी थी, बस मुझे घूर रही थी। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सका, लेकिन मैं बता सकता था कि वह मारिया नहीं थी। वह बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता वह कौन थी, लेकिन वह वहां की नहीं थी। मैं अपने जीवन में कभी इतना डरा नहीं था। बिना सोचे मैं उसकी ओर दौड़ा। वह मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे दौड़ती हुई बाहर के दरवाजे से निकल गई। जब तक मैं बाहर पहुंचा वह जा चुकी थी। मैंने बोसली के साथ संपत्ति की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उस रात मैं सो नहीं सका। उसके बाद महीनों तक मैं सो नहीं सका। मैं लगातार सतर्क रहता था, यह मानकर कि मैंने रात में ऊपर कदमों की आवाज सुनी। हर छोटी सी आवाज मुझे परेशान कर देती थी। मैं अपनी राइफल को अपने बिस्तर के पास रखकर सोता था, डरता था कि एक रात मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर छोटी सी आवाज मुझे परेशान कर देती थी। मैंने अपने भाई को बुलाने पर विचार किया कि वह मेरे साथ आकर रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला था। मुझे सिखाया गया था कि हमेशा अपनी समस्याओं को खुद ही संभालो, तो मैंने वही किया। लेकिन दुस्वप्न खत्म नहीं हुआ। एक रात मैं लिविंग रूम में बैठा था जब मैंने देखा कि एक आकृति आंगन में खड़ी है, खिड़की के माध्यम से सीधे मेरी ओर देख रही है। वह फिर से वही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने अपनी शिकार राइफल उठाई और बाहर दौड़ा। बोसली मेरे पीछे था। वह अभी भी वहां थी, चांदनी में एक परछाई की तरह मुझे देख रही थी। मैंने हवा में कुछ चेतावनी के लिए गोलियां चलाईं, उसे डराने की उम्मीद में। इतना काफी था कि वह मुड़कर अंधेरे में भाग गई, लेकिन इससे मुझे कोई राहत नहीं मिली। मैं सचमुच किसी अजनबी महिला द्वारा परेशान किया जा रहा था, जो शायद बेघर थी।
मैं यह भी नहीं सोच सकता था कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा था। मैं वहां लंबे समय तक खड़ा रहा, यह देखने के लिए कि क्या वह वापस आएगी। वह कभी नहीं आई। मैंने उसे तब से नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है कि यह केवल समय की बात है। मैं पूरी तरह से अपनी रक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह लगातार चिंता में जीना संभव है। भगवान का शुक्र है कि बोसली है। मुझे नहीं पता कि उसके बिना मैं क्या करता। अगर कुछ होता है तो मैं एक अपडेट भेजूंगा। मैं एक कैटरिंग सेवा के लिए काम करता हूं, जिसका मतलब है कि मैं अक्सर सड़क पर होता हूं, आमतौर पर देर रात में। मैं अपना ज्यादातर समय इस बड़े ट्रक में सामान इधर उधर ले जाने में बिताता हूं, जिसे कंपनी मुझे चलाने के लिए कहती है। यह दुनिया की सबसे खराब नौकरी नहीं है, लेकिन घंटे खराब हैं। और यह बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन में करूंगा। जब तक मैं घर पहुंचता हूं, या तो मैं कैफीन से इतना उत्तेजित होता हूं कि सो नहीं पाता, या मैं बेहोश हो जाता हूं। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा और 12 घंटे तक वैसे ही रहा। मैं एक रात लगभग 2 बजे घर वापस जा रहा था। अपनी कार फिर से चलाना अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने शायद एक से ज्यादा रेड बुल पी लिए थे और मुझे नींद नहीं आएगी। उसके ऊपर मैंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था और मैं भूखा था। मेरे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर हाईवे के पास एक मैकडॉनल्ड्स है। देर रात के स्नैक्स के लिए यह आमतौर पर मेरी पहली पसंद होती है, क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक है। मैं आमतौर पर फास्ट फूड पर खुद को नहीं लाता। बस कभी कभी मुझे यह अजीब सी लालसा होती है, जिसे केवल कुछ फ्रेंच फ्राइज ही संतुष्ट कर सकते हैं। यह जाहिर है कि 24 घंटे खुला रहता है, और मैंने सोचा कि कुछ आरामदायक खाना मुझे शांत करने के लिए एकदम सही होगा। मुझे ठीक से याद नहीं है कि समय क्या था, लेकिन जब मैं ड्राइव थ्रू में पहुंचा, तब निश्चित रूप से 2 बजे के बाद का समय था। मेरे आगे कुछ कारें थीं, जो मुझे वास्तव में थोड़ा आश्चर्यचकित कर रही थीं। ऐसा नहीं था कि यह मैकडॉनल्ड्स मंगलवार को सुबह 2 बजे एक व्यस्त स्थान था। जैसे ही मैं वहां अधीरता से बैठा था, मैंने खुद को शून्य में घूरते हुए पाया, सोचते हुए कि इतना समय क्यों लग रहा है। तभी मैंने कुछ अजीब देखा। एक पुरानी खस्ता हाल वॉक्सवैगन थी, जिसकी खिड़कियों पर टिंट लगा हुआ था, और वह पार्किंग के कोने में खड़ी थी। इस समय मैकडॉनल्ड्स केवल ड्राइव थ्रू ऑन ऑर्डर ही ले रहा था, इसलिए यह समझ में नहीं आया कि पार्किंग में कोई कार क्यों होगी। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थान थे, इसीलिए ये उनमें से एक नहीं हो सकता था। मैंने सोचा कि शायद ये कोई अपनी कार में खाना खा रहा था, जो शायद सही था। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा करता था, इसलिए मुझे लगता है कि मैं निर्णय नहीं कर सकता था। ईमानदारी से कहूं तो यह एक अजीब दृश्य था। मैंने अपना खाना लिया और चलने लगा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं वहां अपनी कार को चालू रखकर भी नहीं बैठना चाहता था। मैंने अपने दिमाग में सोचना शुरू किया कि खाने के लिए एक अच्छी जगह कहां हो सकती है। मैं एक हरे भरे इलाके में रहता हूं, इसलिए सच में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल प्रकृति संरक्षण क्षेत्र है। यह एक पहाड़ पर स्थित है और मूल रूप से एक विशाल जंगल है। खास बात यह है कि चोटी पर एक दर्शनीय दृश्य बिंदु है, जहां से शहर का नजारा दिखता है। एक सड़क है जो संरक्षण क्षेत्र की परिधि के चारों ओर घूमती है और आपको सीधे चोटी तक ले जाती है, जो दिन के समय बहुत अच्छा होता है। हालांकि जब संरक्षित क्षेत्र बंद हो जाता है तो सड़क कारों के लिए पहुंच योग्य नहीं होती, लेकिन फिर भी छोटी तक पहुंचने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता है बिना जंगल से गुजरे। मैं वहां अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ अक्सर जाता था। जब भी हम बाहर जाना चाहते थे, यह एक तरह से हमारा डिफॉल्ट स्थान था। हम वहां बैठते, बातें करते, धूम्रपान करते या बस दृश्य का आनंद लेते। वास्तव में मैं वहां काफी समय से नहीं गया था, क्योंकि मैं हमेशा काम में व्यस्त था। इसलिए मैंने सोचा कि वहां जाना एक बहुत जरूरी पुरानी यादों का अनुभव देगा। जब मैं संरक्षित क्षेत्र की पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा तो वह पूरी तरह से खाली था। मैं इसे पार्किंग क्षेत्र कहता हूं क्योंकि यह पारंपरिक पार्किंग स्थल नहीं था जहां कारों के लिए स्थान होते हैं, बल्कि यह एक बड़ी बजरी की जगह थी जो संरक्षित क्षेत्र की सीमा से गुजरने वाली सड़कों में से एक से हटकर थी। जैसा मैंने कहा, असली संरक्षित क्षेत्र बंद था, जिसका मतलब था कि मुझे बाहर से देखने के स्थान तक पैदल चलना होगा। इससे पहले कि मैं इंजन बंद कर पाता, मैंने देखा कि हेडलाइट्स लॉट में आ रही थीं। यह अपने आप में काफी परेशान करने वाला था। और कौन यहां रात के 2 बजे होगा? और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या देख रहा था। यह वही वॉक्सवैगन था जो मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में था। मुझे इस पर 100% यकीन था। मैंने थोड़ी दूर पर गाड़ी पार्क की और इंजन बंद हो गया। मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा स्वाभाविक रूप से होने की संभावना कितनी थी? क्या उन्होंने मेरा पीछा किया था? मेरी खिड़की आंशिक रूप से नीचे थी और जितना मैं सुन सकता था, उस कार से कोई संगीत नहीं आ रहा था, या कम से कम ऐसा कोई संगीत नहीं था जो मैं सुन सकता। लगभग 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ तो मेरा डर कम होने लगा। वे शायद वही कर रहे थे जो मैं कर रहा था, ताजी हवा लेने या धूम्रपान के लिए बाहर आए थे। ये उस तरह की चीजों के लिए एक काफी लोकप्रिय जगह है, लेकिन यह सोचकर मुझे अजीब लग रहा था कि यह कितना देर हो चुकी थी। मुझे यह एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, भले ही मैंने निष्कर्ष निकाला कि यह बस उन अनजाने संयोगों में से एक था। मैं वहां 1 मिनट के लिए बैठा, यह सोचते हुए कि क्या मुझे बस घर चले जाना चाहिए।
मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन अकेला भी नहीं रहना चाहता था। मैंने अपना फोन उठाया और अपने एक करीबी दोस्त को फेस टाइम किया जो कुछ मिनट की दूरी पर रहता था। मैंने खुद से कहा कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो मैं अपनी कार में खाना खाकर घर चला जाऊंगा, लेकिन वह वास्तव में जाग रहा था, जिससे मैं थोड़ा हैरान था। उसने कहा कि वह एक पेपर लिखने में व्यस्त था। मैंने उसे थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए मना लिया। वह तैयार था। उसने कहा कि वह 10 मिनट में वहां होगा। जब मैं इंतजार कर रहा था, मैंने अपनी नजरें वॉल्क्सवैगन पर रखी। यह अभी भी नहीं हिला था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैं बेवजह डर रहा था। जब सेबेस्टियन आखिरकार पार्किंग में आया तो मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। हम दोनों अपनी कारों से बाहर निकले और रास्ते पर चलने लगे। पार्किंग पूरी तरह से नजरों से ओझल होने से पहले मैंने पीछे की ओर देखा। वॉक्सवैगन अभी भी वहीं था, लेकिन मैंने देखा कि एक साथ चारों दरवाजे खुल गए। 4 लोग बाहर निकले। वे कुछ सेकंड के लिए बस एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे। वे बात भी नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। यह डरावना था। मैंने सेबेस्टियन को इशारा किया, जिसने समझ लिया कि मैं क्या देख रहा था। इससे पहले कि वे हमें देख पाते, हम रास्ते पर चलते रहे ताकि पार्किंग लॉट नजर से ओझल हो जाए। मेरे दिमाग में चेतावनी की घंटियां बज रही थीं, लेकिन सेबेस्टियन उतना चिंतित नहीं लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि वे शायद सिर्फ धूम्रपान करने के लिए बाहर जा रहे हैं। हम चलते रहे और जब तक हम ऊपर पहुंचे, शहर का दृश्य मेरे दिमाग को चीजों से हटाने के लिए काफी था। हम हमेशा इस छोटी सी पत्थर की दीवार पर बैठते थे जो लोगों को पहाड़ के किनारे से भटकने से रोकने के लिए बनाई गई थी। हम वहां बैठे, खाते और बात करते जैसे हम पहले करते थे। यह अच्छा था। बेशक वह अच्छा एहसास बहुत देर तक नहीं रहा। हमने बात करने और हंसी की आवाज सुनी जो तेजी से हमारी ओर आ रही थी। हमने मुड़कर देखा कि 3 लोग हमारी ओर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे एक ब्लंट साझा कर रहे थे। वे काफी दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे, जिससे मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। हालांकि अपनी जगह खोजने के बजाय वे सीधे हमारे पास आ गए, जैसे कि वे बातचीत शुरू करना चाहते हों। ब्लंट वाला आदमी टैटू से ढका हुआ था और उसकी नाक में रिंग थी। वह सच में काफी डरावना लग रहा था। उसने आधी मुस्कान दी और हमसे पूछा कि क्या हम धूम्रपान करना चाहते हैं। हमने दोनों ने ना कहा और उनमें से एक दूसरे लोग हंसे और हमें डरपोक कहा, जिस पर सेबेस्टियन ने नाक भौं सिकोड़ी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने मैकडॉनल्ड्स में उनके करने के बारे में एक सवाल पूछ लिया। ब्लंट पकड़े हुए आदमी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली, जैसे कि मेरे सवाल से वह चौंक गया हो। उसके 2 दोस्तों ने भी वही किया। ठंडी नजरों से हमें घूरते रहे। उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। तभी मुझे याद आया कि उस कार में 4 लोग थे, 3 नहीं। उनमें से एक गायब था। उस समय मैं पूरी तरह से भागने के लिए तैयार था। मुझे पता था कि सेबेस्टियन भी यही सोच रहा था। अंततः नेता ने हमें बताया कि वह रात में काम करता है और अभी अभी काम से निकला है। उसने अपनी हुडी उठाई ताकि मैकडॉनल्ड्स की वर्दी दिख सके। मुझे लगता है क्योंकि उसे पता था कि हम उसे अन्यथा नहीं मानते। फिर उसने कहा कि वह हर दिन काम के बाद अपने दोस्तों के साथ धूम्रपान करने के लिए इस जगह पर आता है। हालांकि इससे मुझे थोड़ी शांति मिली। इस स्थिति में कुछ बहुत गलत था। मैं समझ सकता था कि सेबेस्टियन भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। हमने तय किया कि अब जाने का समय हो गया है। जैसे ही हम रास्ते पर चलने लगे, सेबेस्टियन रुका और पेड़ों की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और चौथे आदमी को देखा जो आधे अंधेरे में छिपा हुआ था। वह कुछ पकड़े हुए था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने देखा कि हम उसे देख रहे हैं, वह चलने लगा। तभी हम भागे। हम रास्ते पर दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखा तो वह हमारे पीछे 3 अन्य लोगों के साथ दौड़ रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह फट जाएगा। मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता था जो करीब आ रही थी, लेकिन मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार हम पार्किंग लॉट तक पहुंच गए, अपनी कारों में कूदे और वहां से तेजी से निकल गए। जब मैं तेजी से जा रहा था तो मैंने देखा कि वे लोग अपनी कार में बैठने की जल्दी कर रहे थे। मुझे घर जाने में असहजता महसूस हो रही थी, इस डर से कि मैं उन्हें सीधे अपने घर तक ले जाऊंगा। मैंने सेबेस्टियन को फोन किया और कहा कि हमें हिस्ट्री पर वापस मिलना चाहिए। हमारे पास उन पर एक अच्छा बढ़त थी और मुझे नहीं लगता कि हमें पीछा किया गया था, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब सेबेस्टियन और मैं फिर से मिले, हम अभी भी इस बात से सदमे में थे कि यह सब क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि वे हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे या कुछ और बुरा। मुझे नहीं पता था कि क्या सोचना चाहिए। सेबेस्टियन ने मुझे अपना फोन दिखाया और कहा कि उसने उनकी एक तस्वीर खींच ली थी जब वे नहीं देख रहे थे। उसने मुझे वह तस्वीर भेजी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या करना है। अगले दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सेबेस्टियन को मुझसे साथ मैकडॉनल्ड्स चलने के लिए मना लिया ताकि हम कम से कम उस कर्मचारी की रिपोर्ट कर सकें। अगले दिन हम उस युवा व्यक्ति के पास गए इस उम्मीद में कि वह हमारी बात सुनेगा। हमने उसे तस्वीर दिखाई और बताया कि क्या हुआ था और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हमें कुछ ऐसा बताया जो सचमुच एक हॉरर मूवी से बाहर था। जाहिर तौर पर उस आदमी की गर्लफ्रेंड भी उसी मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी और कुछ महीने पहले उसने उसे छोड़ दिया था। उसने इसे अच्छी तरह से नहीं लिया और उसके काम करते समय उसे परेशान करता और उसकी शिफ्ट्स के बाद उसका पीछा करता। वह स्पष्ट रूप से नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। पुलिस थोड़ी देर बाद शामिल हुई और एक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया।
ऐसा लगता है कि वह उस प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन कर रहा था क्योंकि वह पार्किंग में डेरा डाले हुए था। सेबेस्टियन और मैं भयभीत थे। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों फॉलो करने का फैसला किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अस्थिर था। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पुलिस उसे पार्किंग में डेरा डाले हुए पकड़ो, क्योंकि तब वह वास्तव में फंस जाएगा। मुझे बस उम्मीद है कि वह मेरी कार को कहीं पहचान न ले। सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, लेकिन मैं तब से उस मैकडॉनल्ड्स या द प्रिजर्व नहीं गया हूं। उम्मीद है कि पुलिस कुछ कर पाएगी, लेकिन वह मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझे माफ करें अगर मुझे कहानी का हर विवरण याद नहीं है। यह कुछ समय पहले हुआ था। मैं आर्डमोर, पेंसिल्वेनिया में बड़ा हुआ। यहां ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसीलिए करने के लिए चीजें ढूंढना एक चुनौती हो सकता है। हाई स्कूल में कुछ दोस्त और मैं पुराने छोड़े हुए इमारतों में चुपके से घुसकर उन्हें खोजते थे। उस उम्र में हम ऐसा ही करते थे। मुझे कई साल बाद तक यह एहसास नहीं हुआ कि इस तरह की चीजें कितनी लोकप्रिय हैं। जाहिर है, बहुत से लोग छोड़ी हुई इमारतों को खोजना पसंद करते हैं। वैसे एक परित्यक्त चर्च था जहां हम पहले कुछ बार जा चुके थे। यह नारबर्थ में था। मुझे वास्तव में सटीक पता याद है, 198 एल्मवुड एवेन्यू। वह जगह डरावनी थी, लेकिन यह देर रात के रोमांच के लिए हमारी पसंदीदा जगह थी। एक पतझड़ की शाम हम में से कुछ ने चर्च जाने और अंदर थोड़ी शराब पीने का फैसला किया। ये एक ठंडी रात थी और हवा में एक तीखी ठंडक थी। हम 6 लोग थे, मैं, लूना, जीना, जॉनी, मैक्स और एली। चर्च 8 फुट ऊंची चेन लिंक बाड़ के पीछे था, जिसे हमें अंदर जाने के लिए चढ़ना पड़ा। दरवाजे सभी लकड़ी से बंद थे, इसलिए हम हमेशा साइड की खिड़की से अंदर जाते थे। अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज दिखती थी वह थी फर्श या उसकी कमी। पूरा पहला तल सिर्फ मिट्टी का था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सालों पहले फर्श की लकड़ियां उखाड़ दी हों, जिससे केवल बीच में एक छेद रह गया था जहां से कंक्रीट की सीढ़ियां बेसमेंट की ओर जाती थीं। हम हमेशा वहीं पर खत्म होते थे, नीचे तहखाने में। तहखाने में 3 कमरे थे, लेकिन केवल एक में दरवाजा था। बाकी 2 में सिर्फ दरवाजे के फ्रेम थे। पहला कमरा जिसमें हम गए वह सबसे बड़ा था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ पुराना फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियां, एक टूटा हुआ सोफा। मुझे याद है कि मुझे जॉनी को लगभग 12 बार चुप कराना पड़ा, क्योंकि वह हल्का था और थोड़ी सी शराब ने उसे बहुत जोर से और बेचैन कर दिया था। इतने बड़े समूह में होना हमेशा एक प्लस था, और मुझे यह जानकर बहुत सुरक्षित महसूस होता था कि हमारे पास संख्या थी। हम कुछ समय तक मस्ती करते रहे, पीते और हंसते जैसे हम आमतौर पर करते थे। हमें शायद एक स्पीकर से संगीत चल रहा था, लेकिन मुझे पूरी तरह याद नहीं है। अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं सचमुच उछल पड़ा, इतनी जोर से आवाज थी। हम सब चिंतित चेहरों के साथ एक दूसरे को घूरने लगे। पहले तो मैंने सोचा कि हम में से किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया होगा, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था। लगभग तुरंत ही लूना, जीना और जॉनी वहां से भाग गए, सीढ़ियों की ओर दौड़ते हुए, मुझे, मैक्स और एली को पीछे छोड़ते हुए। हम निडर थे और हम में से कोई भी अभी वहां से जाना नहीं चाहता था। मेरा दिल निश्चित रूप से जोर से धड़क रहा था। मैं इसे पूरी तरह से मानता हूं, लेकिन मैं हवा से डरने वाला नहीं था। मैं देख सकता था कि मैक्स और एली भी वही सोच रहे थे। मुझे नहीं पता कि यह जिज्ञासा थी या मूर्खता, लेकिन